जेनेटिक्स पार्ट फर्स्ट, एक पढ़ेंगे जेनेटिक्स पार्ट टू। जेनेटिक पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे रियल जेनेटिक्स, जिसमें मेंडल वगैरह पढ़ेंगे। जेनेटिक पार्ट टू में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट, पीसीआर, पीबीआर, ये सारी चीज़ें। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक चीज़, लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं लिखवा दूंगा आराम से, 1-2 दिन बैठ के ऐसे लिखवा दिया करूँगा, 2 दिन समझा दिया, 2 दिन लिखवा दूंगा, क्लियर। अभी यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है। मैं क्या बोला, यदि जेनेटिक्स का एक भी % कॉन्सेप्ट मिस हो गया ना तो पूरी जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी, ये गारंटी, क्योंकि सारा एक दूसरे से रिलेटेड है। अब तुम लोग कोविड की वजह से कुछ पढ़े नहीं हो 11th में, इस वजह से। वैसे रियल में ये चैप्टर हमारा 20 लेक्चर का होता है, लेकिन ये जाएगा 30 से 35 लेक्चर में, क्योंकि 12 से 15 लेक्चर हमको 11th का भी पढ़ाना पड़ेगा यहीं पे। 11th में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, जहाँ पे हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन वो चैप्टर तो अब 11th में हम दोबारा क्लास तुमको बैठाएंगे नहीं, तो हम यहीं पे पढ़ाएंगे, तो 10-12 लेक्चर ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले, देखो जेनेटिक्स, तो इसमें दोनों का वेटेज मान लो, जितना तुमने पढ़ लिया, मतलब पूरी बायोलॉजी का 30% या 35% वेटेज रखता है 12th बायोलॉजी का अकेला ये चैप्टर, समझ गए। और जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं वो 66% पार्ट पढ़ ही लिए, मतलब लगभग पूरा हो जाएगा। अब जेनेटिक्स में जो नीट की यदि हम बात करें तो नीट में सिर्फ अकेले इस चैप्टर से जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ आते हैं 22 से 25 क्वेश्चन एक चैप्टर से। 22 से 25 क्वेश्चन एक चैप्टर से आते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चों को परेशान करता है वो अकेला यही चैप्टर होता है जेनेटिक्स। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, यहाँ मैथ भी अलग है, बायोलॉजी भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, मतलब सब कुछ इसी चैप्टर में है जेनेटिक्स में। नाम बहुत छोटा है, 9th क्लास या 8th क्लास से नाम हमारी लाइफ में आने लगता है जेनेटिक्स, लेकिन आज तुम लोगों का इसे फील कराऊंगा ना, एकदम दिल में उतर जाएगी, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को बहुत ज़्यादा। आज तुम लोगों को पता चलेगा तुम लोगों का मुंह ऐसा क्यों है, समझ गए। मतलब कुछ आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों हैं, कौन पापा पे गया, कौन मम्मी पे गया, कौन किस पे जाएगा, दोनों चीज़ की बात करेंगे, समझ गए। आओ पापा, देखो यदि हम बात करें, पहले हम सबसे पहले इसके मतलब की बात करते हैं। देखो जीन, समझिएगा, जीन और टिक्स। यदि हम बात करें तो देखो, बातें नहीं ना बेटा, जीन की कटिंग, जब हम जीन को कट करते हैं और जीन को कट करने के बाद उसके अंदर की हम मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोला, जब हम जीन को कट करते हैं, जीन को कट करने के बाद उसके अंदर की जब मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, समझ गए। अब यहाँ पे जेनेटिक्स को जानने के लिए हमको सबसे पहले जीन के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा, और जीन कहाँ होता है अपनी बॉडी के अंदर। जीन कहाँ है, जैसे भोपाल कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। भोपाल कहाँ है, इंडिया में, है ना। ऐसे आओ, यदि हम बात करें, हम जीन की बात करते हैं, सबसे पहले हम ले लेंगे सेल। मान लीजिए कि ये क्या है, सेल। क्या है, सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में क्या होता है, और न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो यदि हम सेल से निकालेंगे तो सेल से हमको निकलेगा न्यूक्लियस, और यदि हम न्यूक्लियस को भी, मतलब सेल को हमने ब्रेक किया तो हमको मिला न्यूक्लियस। सेल को हमने ब्रेक किया तो सेल से हमको क्या मिला, न्यूक्लियस को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमको मिलेंगे क्रोमोसोम्स। क्या मिलेंगे, न्यूक्लियस को ब्रेक किया तो हमको मिला क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो बोलो, जीन। अब इसी के अंदर डीएनए, आरएनए, ट्रैड्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये हमको क्या मिल गया, जीन। अब समझो, यदि हम बात करें क्रोमोसोम, तो एक्चुअल में क्रोमोसोम कैसा होता है, जीन कैसा होता है, दिखता है क्या है, पहले ये समझो। तो पहले हम देखेंगे कि सेल कैसे दिखती है। यहाँ पे अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनल्स रहेंगे, वो सब तुमको पता है, मैं बना रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे एग होता है ना, अंडा, सेम टू सेम अंडे की शेप की होती है सेल। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस में बीच बीच में यहाँ पे होल होते हैं जहाँ से क्रोमोसोम इजीली बाहर निकल के पूरे सेल का मैनेजमेंट करता है। कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। हमको यहाँ पे क्रोमोसोम की ही स्टडी करना है, उसके बाद हम पहुँचेंगे जीन में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्रोमोसोम। तो इमेजिन करो क्रोमोसोम कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसा होता है क्रोमोसोम। ऐसा होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के किसी एक टुकड़े को काट लो, और जीन के अंदर होता है क्या? N2 बेस, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में होगा एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये होते हैं N2 बेस, जो कि हमारी बॉडी के एक एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। हमारी बॉडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सब यही डिसाइड करता है। आज आपको सब कुछ पता चलेगा, आपकी हाइट ज़्यादा क्यों है, हाइट कम क्यों है, आप मोटे क्यों हो, आप दुबले क्यों हो, आप किस कलर के हो, आपके दिमाग का लेवल क्या है, आप कैसे दिमाग का लेवल बढ़ा सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, किस टाइम पे शादी किया जाए तो बच्चा ज़्यादा होशियार पैदा हो, किस टाइम पे शादी किया जाए कि बच्चा गधा पैदा हो, सारी की सारी चीज़ें यहीं पे पता चलेगी। मतलब आज तुम लोग जब देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, सारी ज़्यादातर चीज़ें पता चल गई। आज की चीज़ मतलब इस चैप्टर की चीज़ें जैसे और पता चली ना, तो तुम लोग एक रियल इंसान हो जाओगे। फिर तुम लोगों की लाइफ में गुस्सा नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी, और सबके सब बायो वाले एकदम क्यूट हो जाओगे। और कैसे? इनोसेंट टाइम के। हाँ, कैसे हो जाओगे? इनोसेंट टाइप के। मतलब तुमको किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं आएगा, कोई कुछ बोलेगा स्माइल दे के निकल जाओगे मेरे जैसे, गुस्सा नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि तुमको ना चीज़ें पता चल जाएगी कि एक्चुअल में ज़िंदगी में चल क्या रहा है, और ये बना क्यों है, और किस लिए गुस्सा करें। मान लो ये कोई हरकत कर रहा है, इसकी गलती थोड़ी है, इसके जीन की गलती है, क्यों गुस्सा करेंगे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ गए ना? तो ये सारी कहानी आज हम यहीं पे समझ लेंगे, फिर उसके बाद अपन इसको थ्योरी बढ़िया सिस्टमेटिक लिखवाना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो समझ में आया ना जीन कहाँ से मिलेगा? आइए ये देखिए, ये अपना क्या था, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये जो बॉर्डर लाइन है ना बेटा, ये जो बॉर्डर लाइन है ये न्यूक्लियस है। बॉर्डर लाइन क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और क्रोमोसोम ये देखो, ये क्रोमोसोम्स है, मतलब कि क्रोमोसोम का जो टिप वाला पार्ट है टीलोमियर, सेंटर वाला पार्ट सेंट्रोमियर, टिप वाला पार्ट टेलोमियर। मतलब आप ये नहीं बोल सकते क्रोमोसोम का कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा एंडिंग है। क्रोमोसोम का सेंटर फिक्स होता है, जहां से मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी वो वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला एंडिंग वाला पार्ट हो जाएगा। आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैकेनिज्म, तो स्टार्टिंग वाला ये पार्ट हो जाएगा, ये एंडिंग वाला हो जाएगा, तो एंडिंग वाले को टेलोमियर बोल देंगे। अब ये टेलोमियर नहीं है, आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो ये फिर टेलोमियर नहीं है, ये टेलोमियर हो जाएगा, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद देखो, अब जैसे क्रोमोसोम को आप तोड़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा डीएनए। क्या मिल जाएगा? और आरएनए। हम यहाँ पे आरएनए नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मली हम पढ़ेंगे डीएनए। और कहते हैं ना कि मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे जो बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, तो पहले तो हम लोग अभी 12वीं तक बोलते हैं कि इसके नेचर इसका इसलिए ऐसा है क्योंकि इसका जीन ही ऐसा है। फिर हम लोग यदि थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते तो हम लोग बोलते हैं इसका डीएनए में ही ऐसी चीज़ें हैं इसलिए ये ऐसा है। समझ गए? और ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर डीएनए के अंदर की भी बात करेंगे। डीएनए के अंदर होता है N2 बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। हम पढ़ेंगे अभी, है ना, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये 11 का टॉपिक है। तो ये हो गया हमारा, कुछ ऐसा होता है क्रोमोसोम्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पहले हम जेनेटिक्स पढ़ने के पहले एक क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि कैसा, मतलब उसका लेवल क्या है। चलो आप बताओ। एक आंटी के 3 लड़कियां हैं, एक आंटी के 3 लड़कियां हैं,
चौथी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई, फिर से लड़की होने के कितने % चांस है? कोई और नहीं बोलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑलरेडी पहले से 3 लड़कियां हैं, चौथी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई तो कितने % चांस है कि लड़की होगी? 50%। तुम बताओ। 100% लड़की होगी। कैसे? पता नहीं 50% मतलब क्या? 50-45 ऐसे लगभग है ना? तुम बताओ। 50 और 45 क्या? तेज बोलो, तेज। 50-50 दोनों। पक्का सुन के बोल दी हैं? 3 लड़कियां पहले से हैं। हाँ, तो अब कितने चांस हो सकते हैं? 100% हो सकता है लड़की होगी। 50-50% कि 50% लड़का हो सकता है, 50%। चलो अपन इसको ना, हमको भी नहीं पता। बताओ तो। लेकिन एक्साइटेड होगा कुछ भी। क्या 100% लड़का होगा? चलो अपन देखते हैं इसका। हेलो, पहले लड़की हुई, उसके बाद सोचा था कि लड़का ही होगा, नहीं कोई लड़का। दूसरी बार देखा कहीं? सर हमारे यहाँ सर मेरे घर के पीछे सर अभी की बात है, उनने मतलब 2 लड़की 1 लड़के के पीछे उसमें लाभ मत मानना है। मतलब गूंगा हुआ। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन ना लॉजिकल, ऐसे सुनो, ऐसी बातें ना मैथ वाले करते हैं, ऐसे मत करो। हाँ अब मैं बताना चाहूँगा, ओए तुम लोगों को किसी की नहीं सही है, आओ सब अंधी मार रहे हो, आओ अपन बात करते हैं। रिमझिम ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना? यदि ये टुक टुक है तो मतलब इसका स्पम है, और स्पम है तो भरोसा करो एक्स और वाई होगा। रिमझिम है तो कौन होगा? जब ये 4th टाइम प्रेग्नेंट हुई है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों का आपस में हुआ है क्रॉस। हेलो, क्या हुआ है? अब एक मैं वर्ड का नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना। होमो, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, होमोजाइगस, और ये बार बार काम आएगा, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस होता है गैमीट सेम, और मतलब होमोजाइगस में गैमीट सेम जैसे कि एक्स एक्स है, हेट्रोजाइगस में गैमीट अलग अलग जैसे कि एक्स वाई। तो जब सेम होता है ना तो एक ही गैमीट उठ के आएगा, तो यहाँ पे एक्स एक्स से सिर्फ एक्स बनेगा। जो बोल रहा हूँ ध्यान देना, जब अलग अलग होते हैं तो 2 अलग अलग आएंगे, जितने होंगे उतने अलग अलग आएंगे। तो 2 अलग अलग थे तो यहाँ से एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा। समझ गए? अब क्या करना है, इस x का क्रॉस एक बार इस x से करवा दो तो x और x, एक बार इस y का क्रॉस इस x से करवा दो तो x और, मतलब कि यहाँ से देखने से ये पता चला कि 50% चांस है कि गर्ल्स हो सकती है और 50% चांस है कि बॉयज हो सकता है। मैंने तो सही तो बोला। अरे तो सब टैलेंटेड हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ सब सही हो। मतलब बात समझ में आ गई कि 50% चांस होगा, चाहे उसके पास कितना भी हो। जब भी मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो 50% चांस होगा लड़की होने का, 50% चांस होगा लड़का होने का। इसका ये रीज़न है। तो सर मतलब कि हाँ सर 4th टाइम में भी लड़की हो जाती है, फिर क्या करते हैं? कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला चांस हो गया था। 5th टाइम में भी हो जाए, 6, 7, 8, 9, 10, कोई दिक्कत नहीं तो शादी कब तक करें? है। शादी कब तक? क्यों करना है शादी?
ठीक है, अब देखो, हेलो, ये हो गया अपना क्या मतलब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। इसके बाद ना हम स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो, ये क्रोमोसोम का जो बाहर की लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? यहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का ऐसे भरा होता है, यहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का ऐसे भरा होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? फिर ये जो पहली बार ये ऐसा है ना, ये देखो जो पहली बार मतलब ऐसे मुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन। उसके बाद जो दोबारा ये मुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन। और क्या होता है, यदि मान लो ये आगे भी ऐसा मुड़ा हुआ है, यदि मान लो ये ऐसा फिर से है, तो ये भी सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन ही होगा, कोई इशू नहीं है। ये भी क्या होगा? सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन ही होगा। सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन के लास्ट वाला ये हम बोलते हैं टीलोमियर। क्या? टीलोमियर, या इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट, मतलब जो इंफॉर्मेशन गेन करता है। अब समझना, अब ये जो धागा वाला है ना, सुनो, जो ये बटन टाइप का है ना, बटन टाइप का, इसको हम बोलते हैं क्रोमोनेमा। क्या बोलते हैं? जो बटन टाइप का है। जो ये धागे टाइप का बचा हुआ है, ये होगा क्रोमोमियर। समझ गए? जो बटन टाइप का है क्रोमोनेमा, जो धागे टाइप का है क्रोमोमियर। और यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है ना, जो सेंटर है ना, ये सेंटर, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। अब मैं इसको काटता हूं, मैंने ये जो हेलिक्स वाला पार्ट है, मैंने इसको काटा तो ये कुछ ऐसा दिखा। जब मैंने काटा तो ये कुछ ऐसा दिखा, और ये हमारा है जीन। क्या है? और जीन को भी मैंने फिर यूं काटा। जब मैंने जीन को काटा तो इसका एक जो लूप है, ये कुछ ऐसा ऐसा, और ये है डीएनए। अब मैंने डीएनए को फिर से काटा, डीएनए को भी काटा, रुको, डीएनए को जब मैंने काटा तो इसके दोनों हेलिक्स अलग अलग हो गए। क्या हो गए? दोनों हेलिक्स, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये मैंने जब काटा तो ये दोनों हेलिक्स इसके अलग अलग हो गए। फिर मैंने क्या किया, इस वाले हेलिक्स को अलग कर लिया, इस वाले हेलिक्स को अलग कर लिया। मान लो कि ये उस वाले गाय का जीन था जो ज़्यादा दूध नहीं दे रही थी, तो हमने क्या किया, एक अच्छी गाय का जीन लिया और उस गाय के जीन को इस वाले के साथ ऐड कर दिया। अब जो इस गाय का बच्चा होगा, सॉरी बच्ची है ना, अब जो इस गाय की बच्ची होगी, उसके पास किसी अच्छे गाय का जीन को मैंने ऐड कर दिया और वो दूध ज़्यादा देगी। यही प्रोसेस है जेनेटिक्स। हेलो, एक बार और अच्छे से कि समझ में आ गए? एक बार और आओ। हाँ, समझ में नहीं? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है ना, इतना चलेगा। चलो एक बार और समझो, जेनेटिक्स रियल में क्या है, एक बार और क्लियर। आओ, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, फिर से देख लो।
ये है भटा। ये है दाल। ये है बैगन। हम सीख रहे हैं जेनेटिक्स। अभी तो आज तो मैं अभी सिर्फ डेफिनेशन सिखा रहा हूँ, अभी चैप्टर तो शुरू ही नहीं किया, चैप्टर तो भी शुरू करूँगा, है ना। ये बैगन है, ये दाल है, ये है 200 रुपये किलो। बैगन 20 रुपये, इतना महंगा नहीं है, 50 रुपये। ये है 20 रुपये किलो। बिस्लरी का होगा बैगन। दाल खाने वाली, हाँ मतलब समझ जाओ ऐसा। आओ सुनो, कोई तो सुन लो। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान है जिसकी जॉब है और उसकी पेमेंट है 20,000 रुपये महीने। सोचो, कोई एक और ऐसा इंसान है जिसकी जॉब है, उसकी पेमेंट है 10,000 महीने। आजकल की डेट में बहुत सारे लोगों को रहता है 10,000 रुपये महीने। मान लो किसी की 10,000 रुपये महीने है, मतलब 10,000 डिवाइड बाई 30, तो कितना बचेगा? 0 से 0 1000, 335। मतलब कि यदि मान लो किसी इंसान की पर डे की कमाई 500 रुपये है या 300 रुपये है, यदि अब बहुत सारे मजदूर रहते हैं जिनकी कमाई 200, 250 है। मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसकी कमाई 200 रुपये है, उसके 3-4 बच्चे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा बच्चे रहते हैं, है ना। तो मान लो ऐसे ना 2-3 उसके बच्चे हैं और अब 1-2 बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी करवाना है, घर का किराया भी देना है, खाने के लिए तेल भी लेना है, चावल भी लेना है, हल्दी भी लेना है, नमक भी लेना है, कपड़े भी लेना है, सब करना है, मोबाइल में रिचार्ज भी करवाना है। तो इतने कम पैसे में, भरोसा मानो, इतने कम पैसे में इतनी महंगी चीज़ लेके तो नहीं खा पाएगा वो। और जब वो दाल नहीं खाएगा तो उसके बच्चे को हो जाएगी प्रोटीन की कमी, और जब उसके बच्चे को प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उनको हो जाएगी बीमारी, जैसे क्वाशियोरकर और मैरामस। बीमारी होती है क्वाशियोरकर और मैरामस। इसमें क्या होता है, तुम लोग देखे होगे जो झुग्गी झोपड़ी में जैसे कभी बाइक से गुजरे होगे तो वहाँ देखे होगे छोटे छोटे लड़के रहते हैं, उनका पेट बड़ा रहता है, हाथ पैर दुबले दुबले रहते हैं। तो हाथ पैर दुबले दुबले, पेट जबरदस्त, तो उनको बीमारी होती है क्वाशियोरकर। कौन सी? जिनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, उनके हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बड़ा हो जाता है, मोटा। याद रखना। कुछ मैं बोला, समझ में आया? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो आजकल हमारे भारत देश के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, इस बैगन की एक सेल को निकाला, तुअर के दाल की एक सेल को निकाला, क्लियर। यहां पे क्या किया, बैगन के अंदर जीन था और इसके अंदर भी जीन था, तो इन दोनों को जेनेटिक्स के थ्रू इनके जीन को कट किया और इसके जीन को हमने ये निकाला और इसके जीन को हमने ये निकाला। फिर अपन ने क्या किया, इन दोनों के जीन को मैंने जोड़ दिया। जेनेटिक्स, तो ये तुअर के दाल के जीन मतलब बैगन का जीन निकाला, तुअर के दाल का जीन निकाला, दोनों को जीन निकाला, दोनों को मैंने देखो एक साथ जोड़ दिया, इसके जीन को इसके जीन से जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा जो अब ये इस तरह का जो सीड बनेगा, जो दोनों अब ये जो नया सीड बनेगा, अब ये मान लो जो हम सेल यूज कर रहे थे ये बैगन की ही थी, जो हम सेल यूज कर रहे थे ये सेल किसकी थी? बैगन की। अब ये नया सीड बना, अब इस नए सीड को हमने जमीन में लगाया, जमीन में लगाया तो देखो अपने को न्यू बैगन का पेड़ मिला। अगला मैंने सेल तो सीड इसका बैगन का यूज किया ना, तो जिसका बैगन का मैंने सेल यूज किया, इस बैगन के सेल में हमने दाल वाली सिर्फ प्रोटीन वाला जीन डाला हूँ। तो यहाँ पे जो बैगन बनेगा, यहाँ जो बैगन बनेगा, तो इस बैगन में आपको पता है, इस वाले बैगन में बैगन प्लस दाल, तो बैगन वाली सब्जी जो भी उसके अंदर होगा
और दाल वाली प्रोटीन दोनों इसमें मिलेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये प्रोसेस को करने में जो हमारा पैसा खर्च होगा तो 10 रुपये एक्स्ट्रा मान लो, तो ये हो गया 30 रुपये किलो। तो जो ये हमारा जो हाइब्रिड बैगन होता है, इस तरह से जो हमारा बनता है, हम इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो जो हाइब्रिड बैगन बनेगा ना, वो थोड़ा सा 10 रुपये महंगा होगा, लेकिन उसके पास दाल की प्रोटीन होगी। तो जो इंसान 200 रुपये किलो नहीं खरीद सकता था, और तो वो आसानी से 30 रुपये खर्च कर सकता है। तो एक प्रोसेस ही तो हुई, यही प्रोसेस है जेनेटिक्स। हर जगह मिलता है। कौन सा? हर जगह मिलेगा, जहाँ तुम बोलो। DIG छोड़ दो, मॉल वगैरह मिल जाता है, या तो अरे हर जगह मिल जाता है। अरे सब चिल्लाते, देखना ठेले में रखा रहता है, 20 रुपये, 10 रुपये, तो महंगा वाला लेना, यही होता है। हाँ। और कुछ क्या बोल रही थी तुम, जल्दी बताओ। ये समझ में आया कि नहीं? ये आ गया। आओ इधर देखो। अब ये जो हमने वहाँ जो जोड़ा ना, जो वहाँ मैंने जोड़ा, तो हमने रियल में DNA में जोड़ा। कहाँ जोड़ा? ये देखो। नहीं आया तो और देखो, आ जाओ। देखो, लात मारा था, कुछ नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, माफ कर देते। आओ देखो, किसको समझ में नहीं आया? अलसिफा को, अल्फिया को। आओ, ATGCCGAT क्लियर हुआ? ये एक DNA है। क्या है ये? DNA। हमने इसको काटा, तो इसके 2 अलग अलग हेलिक्स हो गए। AGCA TCGT कब बनाया? क्या जरूरत है? सुनो, ये मान लो ये बैगन का था। किसका था ये? तो ये भी बैगन का और ये भी बैगन का। बोलो हाँ। अब इसी तरह मैंने किसका काटा? दाल का, और इसके साइड में लाके दाल वाला चिपका दिया। अब ये क्या हो गया? हाइब्रिड। ये क्या हो गया? ये सिर्फ इतना नहीं, इतना तो अभी मैं डेफिनेशन सिखा रहा हूँ, रियल में अभी तो बहुत सारा है। समझ गए? तो इस तरह से जो हमको इस चैप्टर में, ये तो हमने दाल बताया, ऐसे इंसानों में भी होता है। हाँ, इंसानों में होता है, गाय में होता है, मुर्गे में होता है, भैंस में होता है, बकरी में होता है, शेर में होता है, कुत्तों में तो बहुत होता है। सच में इतने सारे अलग अलग वैरायटी के कुत्ते आते हैं, वो सब यही तो है, हाइब्रिड करवा बनाए रहते हैं। जो अलग अलग वैरायटी के कुत्ते होते हैं ना, यही तो है, अलग अलग वैरायटी के कुत्ते, बिल्ली। फिश में बहुत होता है, मछलियों में बहुत होता है। समझ गए? मतलब कि जो तुम लोगों को एडवांस चीज़ें मिलती है ना, वो सब ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाले रहते हैं, जेनेटिक्स वाले रहते हैं, उनका यही काम रहता है। इसको पकड़े, उसको पकड़े, इसका क्रॉस, उसका क्रॉस, कंटिन्यू काम चलता रहता है उनका। आया? अब आया पक्का? ठीक है। अब एडिंग डालिए टर्मिनोलॉजी। वो कल छुट्टी करना पड़ेगा। हाँ, अब हमारी उम्र चली गई है करने की। अरे तो बहुत हो गए, और क्या है? आओ चलो अपन देखते हैं। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है। ये सारे के सारे इसमें हेडिंग्स लिखे हुए हैं, जो जो आपको पढ़ना है। क्लियर? इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ, अभी जो दिया वो इंट्रोडक्शन ही था। फिर मेंडल्स लॉ
मेंडल्स लॉ अभी बताऊंगा, इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, अपने को ये सारे के सारे यहाँ पे इस चैप्टर में कवर करने हैं। क्लियर, ये सारे के सारे कवर करने हैं। तो अब आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं इसका। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दोनों समझेंगे, पहले इनहेरिटेंस जानेंगे फिर वेरिएशन जानेंगे। समझना, बहुत इजी चीज है, बुक में पढ़ोगे थोड़ा सा लैंग्वेज टफ लगेगी लेकिन बहुत इजी है। कैरेक्टर का मम्मी पापा से हम तक आना इनहेरिटेंस, लेकिन सेम कैरेक्टर ना आना, कुछ अलग होके आना वेरिएशन। हेलो, कैरेक्टर का मम्मी पापा से हम तक आना क्या है? इनहेरिटेंस, लेकिन सेम एज इट इज कैरेक्टर नहीं आना, कैरेक्टर कुछ जेनेटिक टर्म वॉज डब्ल्यू वॉटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जिनको बोलते हैं, याद रखना। फादर ऑफ जेनेटिक्स होते हैं मेंडल और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स होते हैं डब्ल्यू वॉटसन। और तुम लोगों के एग्जाम में एमसीक्यू में 1 मार्क्स में बहुत बार आता है, समझ गए? 1 मार्क्स में आता है क्या? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है डब्ल्यू, 9th 10th में आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। सबको याद रहेगा, जब भी हम उसका नाम लेते हैं ना जेनेटिक्स का, तो अपने दिमाग में अपने आप कौन आ जाते हैं? मेंडल। समझ गए? आओ नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स। अभी हम समझेंगे ट्रेट्स क्या है, जस्ट अभी समझेंगे ट्रेट्स क्या है। फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी एंड बाय द प्रोसेस ट्रेट पास। मैं बता देता हूँ सीधी सी बात क्या लिखा हुआ है, कि मतलब कि जो, उसको थोड़ा सा जूम कर लो, जगह है क्या कहते हैं? देखो, जो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी में जो पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग तक आते हैं, जो पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग तक आते हैं ना, बस थोड़ा सा और, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग तक आते हैं ना, वो किसी न किसी थ्रू आते हैं। हेलो, पेरेंट्स से कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग तक आते हैं किसी न किसी के थ्रू आते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं? देखने का प्रयास करो। जैसे देखो, यदि मान लो हमने ले लिया टॉल, टॉल मतलब कैपिटल टी, मैंने ले लिया ड्रॉप, स्मॉल टी। समझना, ये और ये दोनों पता है क्या है? ये दोनों हाइट है। क्या है दोनों? मतलब कि ये दोनों हाइट हैं। अब हाइट का कैरेक्टर है टॉल और हाइट का कैरेक्टर है डॉग, लंबा और बौना। तो अब सुनो, जो ट्रेट होता है ना, ट्रेट, ये ट्रेट है कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये ट्रेट है जो कि आगे अपने बच्चों में आएगा, मतलब अब लंबा होगा, बौना होगा, क्या होगा हम बाद में देखेंगे। तो ये जिसके थ्रू ऑफस्प्रिंग तक आता है उसको हम बोलेंगे ट्रेट। तो कैरेक्टर हो गई हाइट और ट्रेट हो गया टॉल और ड्रॉप। कैरेक्टर हो गया हाइट और ट्रेट हो गया टॉल और ड्रॉप, और कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आना कहला गया हेरिडिटी। अभी हम वेरिएशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कौन अलग आया, कौन सेम आया, क्या कैसे आया। अभी तो बस आप इतना जान लो कि कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आना क्या कहलाता है? हेरिडिटी। और किसके थ्रू आता है? ट्रेट के थ्रू। टफ नहीं है? नहीं आया? पक्का? ठीक है, एक बार फिर से, कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक आना कहलाता है हेरिडिटी, और जो कैरेक्टर्स आते हैं उनमें कुछ न कुछ चेंजिंग होता है, वो होता है वेरिएशन। क्लियर? उसके बाद देखो, उसी मतलब जो जीन है, जीन को दिया था, जीन जो टर्म है वो दिया था डब्ल्यू जॉनसन ने। याद रखिएगा, 1 नंबर में
जीन जो टर्म है, जिनने जीन का नाम यूज किया था, वो किसने यूज किया था? डब्ल्यू वैटसन ने, हाँ सॉरी डब्ल्यू जॉनसन ने। वेरिएशन एग्जिस्टिंग अमाउंट द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज वेरिएशन ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन। हाँ सुनो, जो वेरिएशन आता है ना किस किस वजह से होता है, मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम तक आए ना तो सेम टू सेम नहीं है, उन कैरेक्टर्स में कोई ना कोई चेंजिंग होती है। किस वजह से होती है? तो पहला क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। तुम बेचारों को नहीं पता क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, हम सिखाएंगे। रिकॉम्बिनेशन भी नहीं पता, मैं सिखाऊंगा। म्यूटेशन तो पता होगा, सडनली चेंज इन जीन नहीं पता, ये भी सिखा दूंगा। एनवायरमेंटल इफेक्ट ये पता है, ये पता है एनवायरमेंटल इफेक्ट। आप कहीं दूसरे प्रदेश में चले जाओ, थोड़ा थोड़ा वैसे हो जाओगे। ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, और ये जो एक्सप्रेशन है सारे के सारे कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स में। जो भी वेरिएशंस आता है सारे के सारे कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स में। क्लियर? अब आइए हम देखेंगे वेरिएशन। दो टाइप्स का होता है, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, एक होता है जर्मिनेटिव वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन वो वाला वेरिएशन जो हमारे ऑटोसोमल बॉडी में होता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में नहीं होता, ये होता है सोमैटिक वेरिएशन। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम में 44 क्रोमोसोम ऑटोसोमल होते हैं। जो 2 क्रोमोसोम हैं, है ना, या तो XX हो या तो XY हो, ये होंगे सेक्स क्रोमोसोम। समझ गए? टोटल कितने हैं? 46 क्रोमोसोम में ऑटोसोमल और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनेटिव वेरिएशन। ऑटोसोमल हमारी बॉडी में टेस्टिस और ओवरी के अलावा जो भी होते हैं सब ऑटोसोमल होते हैं। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के अलावा जो भी होता है सब ऑटोसोमल होता है। नाक, कान, गला, मुंह, आंख, ठीक है। फिर अब देखो, जो सोमैटिक वेरिएशन जो हमारी बॉडी में चेंजिंग होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, यूज और डिसयूज हो सकता है, कॉन्शियस इफेक्ट हो सकता है। देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब कैसे? हमारी बॉडी में यदि हम लोग कंटिन्यू धूप में रहें, गर्मी वाले प्रदेश में रहें तो काले हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंट की वजह से। यूज एंड डिसयूज, आप जिस ऑर्गन का जितना यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नहीं करोगे तो कहाँ है? देखो कहाँ है? पूंछ नहीं है ना अपने? क्यों नहीं है? यूज ही नहीं की अपन, गायब हो गई। सोचो यदि पूंछ होती तो पैंट कैसे सिलता? यहाँ पे एक और है, पूंछ नहीं है क्योंकि हमने उसका यूज नहीं किया तो वो खत्म हो गई। आगे आने वाले टाइम पे ये भी खत्म होने वाली है। तो कान की होती है ना सर? है? वो सिर्फ सिग्नल देती है, अपन बोल भी सकते हैं ऐसे। आओ, उसकी नहीं जाएगी। यूज एंड डिसयूज हो गया, ये लैमार्क ने बताया था। एक और होता है कॉन्शियस इफेक्ट। कॉन्शियस इफेक्ट बहुत बढ़िया चीज़ है, जानने का प्रयास करो, यदि समझ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉन्शियस इफेक्ट मतलब कि हम जो और जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। आप सोचो हम गधे हैं तो सच में हो जाओगे। आप सोच, हाँ मत सोचना। आप यदि सोचो आप टॉप करोगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप सर्जन बनोगे, ये वो एकदम सोचते रहोगे ना कभी भगवान बोलेगा तथास्तु और हो जाओ। हाँ मुंह में, हाँ ऐसा सच में होता है। पता है पूरे 24 घंटे में भगवान ना एक बार सबको बोलता तथास्तु। यदि आप ऑल टाइम बोलते रहोगे ना कि मेरा नीट में होगा कंटिन्यू आता रहेगा। मान लो तुमने बोला कि मेरा नीट में होगा और उन्होंने बोल दिया तथास्तु हो गया। भगवान का आशीर्वाद गलत नहीं जाता। मान लो कोई बच्चा ऐसा होता है कि दोनों सोचता है अरे यार होगा कि नहीं होगा। जैसे उन्होंने बोला होगा तो भगवान बस हाथ उठाए, जैसे बोला होगा कि नहीं होगा तथास्तु। समझ गए? तो याद रखना कॉन्शियस इफेक्ट। फिर हम बात करें जर्मिनल वेरिएशन, मतलब जो जर्म सेल जो उनके स्पर्म और एग में चेंजिंग आती है, ये होता है हमारा जर्मिनल वेरिएशन। ये 2 टाइप का होगा, एक कंटिन्यूअसली एक डिसकंटिन्यूअसली।
कंटिन्यूअसली क्या होता है कि जैसे देखो आजकल क्या होता है, कंटिन्यूअसली चल रहा है मतलब कि हमारे बब्बा से ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा स्मार्ट मतलब कि आईक्यू में हम बात करें तो पापा थे, पापा से अपन है, हमसे अपना बेटा होगा, उससे उसका बेटा होगा। ये कंटिन्यूअसली चली आ रही है जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ती जाती है ना तो आईक्यू मतलब सब कुछ बढ़ता जा रहा है, सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। यदि आज आपको आपके बब्बा वाली लाइफ को बोला जाए जीने के लिए तो नहीं जी पाओगे। बब्बा के पिताजी वाली लाइफ नहीं जी पाओगे। पहले तो बैलगाड़ी थी, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल जाना होता था। पहले ड्रेस कैसे पहनते थे? यदि 5 भाई थे तो छोटा वाला भाई इंतजार करता था कि बड़े वाले भाई तो छोटा हो जाए तो मैं पहन लूँ। अरे दूसरे पहनता था। समझ गए? तो जो कंटिन्यू आ रहा, हेलो, एक होता कंटिन्यूअसली वेरिएशन, एक होता डिसकंटिन्यूअसली वेरिएशन। जो डिसकंटिन्यूअसली वेरिएशन होता है ये होता है म्यूटेशन की वजह से। सडनली चेंज इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में यदि कोई चीज़ सडनली चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या डिसकंटिन्यूअसली मतलब कि अभी तुम एकदम नॉर्मल हो, बेबी हुआ, उसके पता चला कि एक्स्ट्रा उंगली आ गई। हाँ, सडनली कोई ना कोई बॉडी में चेंजिंग हो जाए, कोई ज़्यादा आ जाए, कोई कम आ जाए। कभी कभी तुमने देखा होगा किसी को होंठ कटा हुआ होता है, कभी कभी तुम लोग देखे होगे किसी के कान कटे हुए रहते हैं, कभी के कान बड़े हो जाते हैं। मतलब सडनली उसकी बॉडी में कोई ना कोई यदि चेंजिंग आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअसली। अरे ऋतिक रोशन तो उसके एक्स्ट्रा आया ना, अचानक चेंज हुआ, ना उसके पापा का था, ना उनके पापा के पिताजी का था, ना उनके बेटे का था। यदि कोई चीज़ ऐसे अचानक आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअसली। चलिए, बहुत फेवरेट स्टार्ट हो गए अपने मेंडल, जॉर्ज जॉन मेंडल। ये थे, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सुनो तो इनकी कहानी बताता हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। इनकी कहानी ये है कि ये इतने बड़े मतलब इनको इतना प्यारा मैथ आता था ना कि इन्होंने अपनी बुक पब्लिश किया था। जब उस टाइम पर लोगों को बुक समझ में नहीं आई थी तो लोग इनको नकार दिए थे कि अच्छे साइंटिस्ट नहीं है। फिर नए नए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उनने थ्योरी देते गए, तब तक हम लोग एडवांस हो गए। तो फिर इनकी बुक निकाल के पढ़ा गया। तो जो लोग 100 साल बाद बताए थे ना, ये 100 साल पहले ही बता के मर चुके थे। तो इनकी थ्योरी तब पब्लिश हुई है जब ये बच्चे ही नहीं थे। मरने के बाद भी समझ गए? दुर्लभ का सब। मरने के बाद